सिपली ताकतों से तो वो किसी तरह अफ्रीका के जंगली कबाइल की मुकद्दस गार से उस मूर्ति को हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए काफिरिस्तानी हुकूमत से जंगी असला और वाइल्ड कमांडोज मांग लिए। उसे यकीन था कि वाइल्ड कमांडोज न सिर्फ अफ्रीकी जंगली कबाइल में घुसने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि वो उनकी मुकद्दस गार से शंकारा की सिया मूर्ति को भी निकाल लाएंगे। शंकारा की मूर्ति जब उसके कब्जे में आएगी तो वो उस पर इंसानी खून के कतरे गिराकर अपने इल्म से उसकी रूह पर कब्जा कर लेगा और फिर उसकी मदद से वो किसी न किसी तरह अफ्रीकी इलाके की पहाड़ियों के नीचे दफन उस इंसानी लड़की का जिस्म भी निकलवा लेगा जो बरसों से शंकारा के लिए महफूज पड़ा था। वाइल्ड कमांडोज ने असली का इस्तेमाल करके वाकई जंगली कबाइल में बेपनाह तबाही मचा दी थी और जाशाल के बताए हुए रास्तों पर चलते हुए वो मुकद्दस गार में जा पहुंचे, गार के मुहाफिजों को हलाक करने और वहां से शंकारा की सिया मूर्ति को भी हासिल करने में कामयाब हो गए। मगर यहाँ जाशाल से भी एक गलती हो गई। वो उन कमांडोज को ये हिदायत देना भूल गया कि वो उस मूर्ति को किसी स्याह कपड़े में अच्छी तरह लपेट कर लाए ताकि उसकी साहिराना ताकतें उन्हें किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके। इस बात का ख्याल उसे बड़ी देर बाद आया था, जिसकी वजह से जो कमांडो सियाह मूर्ति को ला रहे थे, सियाह मूर्ति की पुरइसरार साहिराना कुव्वतों और उसकी नहुसत का शिकार हो गए और उनका तैयारा पाकिस्तान के एक जजीरे कराट में गिरकर तबाह हो गया और शंकारा की सिया मूर्ति पाकिस्तान के समंदरी जजीरे में पहुंच गई, जिसके हुसूल के लिए जाशाल ने अपनी साहिराना कुव्वतों की मालिका फुलवती कनीज को उस काम के लिए मामूर कर दिया कि वो जजीरा कराट में जाए और वहां से सिया मूर्ति को तलाश करके जल्द से जल्द उसके पास लेकर पहुंच जाए। शंकारा की सिया मूर्ति अफ्रीका के पुरइसरार और खतरनाक जंगलों से निकलकर उसकी पहुंच के बहुत करीब आ गई थी। फुलवती को उसने खुसूसी तौर पर वहां से मूर्ति लेने भेज दिया था। उसे यकीन था कि वो न सिर्फ जजीरा कराट से आसानी से उस मूर्ति को तलाश कर लेगी, बल्कि वो शंकारा की साहिराना ताकतों और उसकी नहुसतों का भी शिकार न होगी और वो उसे लेकर उसके पास लाजमन पहुंच जाएगी। इस वक्त वो मखरूती शक्ल की झोपड़ी में बैठा शंकारा और फुलवती के बारे में ही सोच रहा था। उसका चेहरा शदीद परेशानी और तफक्कुरात से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखों में शदीद इस्तराब और बेचैनी मुतरशे थी। फुलवती का जजीरे कराट पर जाना, वहां से शंकारा की मूर्ति तलाश करना और उसे लेकर उसके पास संभाला जंगलों में आना कई दिन जाय करने के मुतरादिफ था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, न ही फुलवती वहां पहुंची थी और न ही उसने उसके साथ किसी किस्म का कोई रब्ता किया था। जाशाल ने पाकिस्तान में मौजूद अपने खास नुमाइंदे मास्टर यानी कृष्ण को भी कई बार ट्रांसमीटर कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी तरफ से भी कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जाशाल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। न जाने कृष्ण और फुलवती कहाँ रह गए हैं। जाशाल ने परेशानी के आलम में सर झटकते हुए कहा। वो चंद लम्हे होंठ बीचे गुस्से से सोचता रहा, फिर उसने आंखें बंद करके कहा, लगता है मुझे अपनी पुरइसरार ताकतों के जरिए ही फुलवती और कृष्ण का पता लगाना होगा। मैं जितना शंकारा के जिंदा होने से पहले अपनी साहिराना कुव्वतों को इस्तेमाल करने से इज्तिनाब बरतना चाहता हूँ, उतना ही मुझे वो मजबूर कर रहे हैं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाने लगा। शायद वो कोई मंत्र पढ़ रहा था। कुछ देर तक वो उसी तरह मुंह ही मुंह में बदबदाता रहा और फिर अचानक वो आंखें खोलकर एक झटके से बड़े बौखलाए हुए अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। ओ, ये क्या हो गया? ये मैं क्या देख रहा हूँ? शंकारा की रूह सियाह मूर्ति से आजाद हो गई और उसने फुलवती के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। उसने बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा। हैरत, खौफ और शदीद परेशानी से उसकी आंखों की सुर्खी कई गुना बढ़ गई थी। इसका मतलब है कि शंकारा की मूर्ति पर किसी इंसान के खून के कतरे पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसकी रूह मूर्ति से आजाद हो गई। शंकारा के आजाद होने का मतलब है कि वो अब हर तरफ तबाही व बर्बादी फैला देगी। उसकी सदियों से प्यासी रूह इंसानों को मारकर उनका खून पीना शुरू कर देगी। मगर उसने फुलवती को मारकर उसके जिस्म पर कब्जा क्यों किया है? इस तरह तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब मैं उस पर कब्जा कैसे करूंगा? जाशाल परेशानी के आलम में सोचता चला गया। ये सब क्या हो गया? मैंने जिस शंकारा के लिए इतना वक्त बर्बाद किया, जंगलों में रहकर अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया, वो शंकारा इस तरह जिंदा हो जाएगी और मेरी कनीज फुलवती के जिस्म पर कब्जा कर लेगी। इसके बारे में तो मैंने सोचा भी न था। जाशाल का जहन इस रो में सोचता ही चला गया। शंकारा ने सिया मूर्ति से अपने रूह को आजाद करके शायद वक्ती तौर पर फुलवती पर कब्जा किया है। वो उसके जिस्म में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। इसका मतलब है क्या वो हर मुमकिन तरीके से अफ्रीकी जंगलात में जाने की कोशिश करेगी ताकि वो उन इलाकों में मौजूद पहाड़ों के नीचे दबी हुई नौजवान लड़की के उस जिस्म को हासिल करे जो शालाग ने खास तौर पर उसके लिए तैयार किया था। शंकारा की रूह उस जिस्म के हुसूल के बगैर ज्यादा अरसा दुनिया में नहीं रह सकेगी। इस लिहाज से उसके लिए अब यह इंतहाई जरूरी हो गया है कि वो काशारा नामी लड़की के जिस्म के हुसूल की कोशिश करे। इसका मतलब है अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। शंकारा को अपने जेर असर लाने के लिए अब मुझे खुद मैदान अमल में आना होगा।
हाँ, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर शंकारा खुद उस जिस्म को हासिल करने में कामयाब हो गई तो सारी दुनिया पर उसका राज होगा, सिर्फ उसका, और मुझे भी उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी सूरत में शंकारा का गुलाम नहीं बनूंगा। शंकारा को मेरी कनीज बनना पड़ेगा, सिर्फ मेरी, और उसे मेरे लिए सारी दुनिया को तस्कीर करना होगा, हर सूरत में और हर हाल में। जाशाल गुस्से और परेशानी के आलम में सोचता चला गया और फिर वो झोपड़ी से निकला और निहायत तेजी से जंगल की जानिब भागता चला गया। उसका चेहरा जोश व जज्बे से बुरी तरह तिमतिमा रहा था, जैसे उसने कोई अहम फैसला कर लिया हो। जोसेफ आंधी और तूफान की तरह कार उड़ाए जा रहा था। उसके चेहरे पर बदस्तूर खौफ और इंतहाई परेशानी के साए फैले हुए थे। वो बैक व्यू मिरर में बार बार पिछली सीट पर बेहोश पड़ी लड़की को देख रहा था, जिसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता था। वो कार को तेजी से दौड़ाता हुआ और मुख्तलिफ सड़कों से होता हुआ मुजाफात की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गया। मुजाफात की तरफ जाने वाली सड़क पर बराए नामी ट्रैफिक थी, इसलिए जोसेफ ने कार फुल स्पीड पर छोड़ दी थी। वो परेशानी के आलम में सोच रहा था कि इन अतराफ में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां उसे कोई पुराना और गहरा कुआं मिल जाए। कुरुपो जवार में वो नजरें दौड़ा रहा था, मगर दूर नजदीक उसे खेतों का तवील सिलसिला दिखाई दे रहा था। वहां उसका मतलूबा कुआं मिल जाना कयास वाली बात थी। बहरहाल वो कार चलाता रहा, फिर उसे दूर एक पुराने फार्म हाउस के आसार दिखाई देने लगे। फार्म हाउस को देखकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। उसने सोचा, हो सकता है इस पुराने फार्म हाउस के इर्द गिर्द उसे कोई पुराना कुआं भी मिल जाए। इसलिए उसने कार की रफ्तार हल्की की और उसे मोड़कर कच्ची सड़क पर ले गया। फार्म हाउस के पास ले जाकर उसने कार रोक दी और कार से उतरकर निहायत तेजी से फार्म हाउस की जानिब बढ़ता चला गया। उसने फार्म हाउस के इर्द गिर्द अच्छी तरह देख लिया, लेकिन उसे वहां किसी कुएं के आसार दिखाई न दिए। तो वो मायूसी से सर हिलाकर वापस कार की तरफ आ गया और फिर वो जैसे ही कार के पास आया, एक लड़का ठटक कर रुक गया। उसकी आंखें हैरत और कदरे खौफ से फैलती चली गई। जो लड़की कार की पिछली सीट पर बंधी हुई और बेहोश पड़ी थी, वो इस वक्त न सिर्फ होश में थी, बल्कि कार के दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ी थी और उसकी जानिब तेज नजरों से देख रही थी। तुम आजाद कैसे हो गई? और जोसेफ ने उसकी जानिब हैरत से आंखें फाड़कर देखते हुए पूछा। फूलवती के लिए ऐसी छोटी मोटी बंदिशें कोई मायने नहीं रखती। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? फूलवती ने जोसेफ को तेज नजरों से घूरते हुए कहा, मेरा नाम जोसेफ द ग्रेट है। मैं अफ्रीका के शाही खानदान का प्रिंस हूँ। मेरे सर पर अफ्रीका के अजीम विच डॉक्टर जोशुआ का साया है, जिसने मुझे बता दिया है कि तुम्हारे सर पर गंदी बदरूहों का साया है। इसलिए मैं तुम्हें किसी अंधे कुएं में फेंकने के लिए यहाँ लाया था। अगर तुम जिंदा रही तो हर तरफ काली मौत के गंदे साए नाचने लग जाएंगे। आसमान से आग बरसेगी और हर तरफ सुर्ख आंधियां चलने लगेंगी, जिससे हजारों लाखों इंसानों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएगी। अजीम विच डॉक्टर जोशुआ के कहने के मुताबिक तुम्हें हलाक करके अगर मैं किसी पुराने अंधे कुएं में फेंक दूं तो ये खौफनाक तूफान अपना रुख बदल सकता है। जोसेफ ने खुद को संभालते हुए अपने मखसूस अफ्रीकी अक्खड़ लहजे में कहा, तुम मुझे हलाक करके किसी अंधे कुएं में फेंकने वाले थे। तुम जाशाल की कनीज को हलाक करोगे। तुम जैसे कई देवजात मैंने अपने पैरों के नीचे कुचल लिए हैं, फिर तुम्हारी मेरे सामने औकात ही क्या है? जोसेफ की बात सुनकर फूलवती ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा, क्या कहा? तुम हकीर चूहिया और जोसेफ द ग्रेट को अपने पैरों तले कुचलोगी। तुम्हारी ये मजाल। जोसेफ के जहन पर फूलवती की बात सुनकर तन खजूरा सा रेंग गया। उसने इंतहाई गजबनाक अंदाज में झपटकर फूलवती को पकड़ना चाहा, मगर उसी लम्हे फूलवती ने अपने एक हाथ की बंद मुट्ठी जोसेफ की तरफ करके एकदम खोल दी। जैसे उसने मुट्ठी खोलकर हाथ का रुख जोसेफ की जानिब किया, जोसेफ को एक जोरदार झटका लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन ने उसके दोनों पैर जकड़ लिए हो। उसके साथ ही उसे अपने जिस्म से जान से निकलती हुई मालूम होने लगी। तुम कुतिया, तुमने मुझ पर खंडरात की झाड़ियों में रहने वाले 7 सरों वाले काकोशों का वार किया है। मैं तुम्हें, जोसेफ ने फूलवती की जानिब देखकर गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए इतना ही कहा था कि उसी लम्हे फूलवती की आंखों में बर्फ से लहराई। दूसरे ही लम्हे जोसेफ के जहन को जैसे जबरदस्त झटका लगा। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसके सर पर यकलक लोहे का भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसके जहन पर शदीद दबाव सा पड़ गया था। उसे अपने दिमाग में जोरदार धमाके हुए मालूम हो रहे थे। फिर जैसे कैमरे का शटर बंद होता है, उसी तरह जोसेफ का जहन तारीख होता चला गया। फिर अचानक उसके तारीख होते हुए जहन में रोशनी का एक नुक्ता चमकने लगा और उसे अपने दिमाग में सैकड़ों चूटियां सी रेंगती हुई मालूम होने लगी। जोसेफ की आंखें खुली हुई थी। फूलवती उसकी आंखों में आंखें डाले मुसलसल उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में तेज चमक कौंध रही थी। वो पलके झपकाए बगैर जोसेफ की आंखों में झांकती हुई आगे बढ़ी और जोसेफ के करीब आकर खड़ी हो गई। जोसेफ द ग्रेट नाम है ना तुम्हारा? फूलवती ने जोसेफ की जानिब मुसलसल देखते हुए बड़े बारौब और कड़क लहजे में कहा। जोसेफ के दिमाग में रेंगने वाली चूटियों ने जैसे उसे काटना शुरू कर दिया था। हाँ, मैं जोसेफ द ग्रेट हूँ, अफ्रीका के शाही खानदान का प्रिंस। ना चाहते हुए भी जोसेफ ने बोलना शुरू कर दिया।
अपने बारे में तफसील बताओ और ये भी बताओ कि तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए थे और वो शख्स कहाँ है जिसने एयरपोर्ट पर अचानक हमला करके मुझे बेहोश कर दिया था। वो कौन था और मुझे कहाँ और किस मकसद के लिए ले गया था। मैंने वाकई तुम पर काकाशो जादू का वार किया है। तुम भले दुनिया के बड़े और अजीम वीर डॉक्टरों के अजीज हो, मगर तुम किसी भी तरह मेरे काकाशो वार से नहीं बच सकते। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब न दिए तो शदीद और खौफनाक काकाशो के वार से तुम्हारे दिमाग की रगें फट जाएगी, तुम्हारे नाक, मुंह और कानों से खून बह निकलेगा और तुम किस कदर अजियतनाक मौत मरोगे इसका अंदाजा तुम बखूबी लगा सकते हो। फूलवती ने जख्मी नागन की तरह फनकारते हुए कहा। जोसेफ को वाकई ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगर उसने लड़की के सवालों के जवाब न दिए तो उसके दिमाग की तमाम रगें फट जाएंगी। उसने काकाशो वार के तोड़ के लिए अफ्रीका की घनी झाड़ियों में रहने वाली वीर डॉक्टर जोशुआ की रूह को मदद के लिए पुकारना चाहा, लेकिन जैसे उसके जहन ने मुकद्दस वीर डॉक्टर जोशुआ की रूह को पुकारने से साफ इनकार कर दिया और उसी लम्हे उसके जहन की रगें फूलती हुई महसूस होने लगी। दूसरे ही लम्हे वो फूलवती को अपने बारे में सब कुछ बताता चला गया। उसने फूलवती को यह भी बता दिया कि उसे उसके पास सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदे इमरान के कहने पर लाया गया था। उस पर नजर पड़ते ही वो जान गया था कि उसका ताल्लुक सिया बदरूहों से है, इसलिए वो वाकई उसे हलाक करके किसी अंधे, पुराने और गहरे कुएं में फेंकने के लिए लाया था। लेकिन ये उसकी खुशनसीबी थी कि उस जगह कोई कुआं मौजूद न था। जोसेफ की बातें सुनकर फूलवती हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इमरान और सीक्रेट सर्विस के मेंबर इस कदर तेज और फाल हो सकते हैं, जो न सिर्फ उसे आसानी से ट्रेस कर लेंगे बल्कि उसे पहचान भी लेंगे। हालांकि वो एयरपोर्ट मेकअप करके गई थी। दूसरे जोसेफ ने अपने अफ्रीकी हवाले से उसे जो कुछ बताया था वो भी फूलवती के लिए इंतहाई हैरानकुन और ताज्जुब अंगेज था। जोसेफ की सलाहियतें किसी भी तरह अफ्रीका के माहिर वीज डॉक्टर से कम ना थी। उसने जिन जिन वीज डॉक्टरों के नाम लिए थे उनकी तफसीर फूलवती बहुत अच्छी तरह से जानती थी। जोसेफ की शख्सियत से वो खासी मरूब हो गई थी। देखो जोसेफ, तुमने मुझे अपने बारे में जो तफसील बताई थी उससे मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। तुम अजीम वीज डॉक्टरों के अजीम नुमाइंदे हो। तुम में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम रोशनी की दुनिया के नुमाइंदे हो और मैं तारीकियों की। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा तुम पर वार चल गया, वरना तुम मुझे वाकई आसानी से बेबस करके हलाक कर सकते थे। मैं चाहूँ तो इस वक्त तुम्हें वाकई किसी हकीर चूहे की तरह मार सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम अब मेरे गुलाम बनकर रहोगे। तुम पर मेरा काकोशों का वार उस वक्त तक असर अंदाज रहेगा जब तक मैं तुम्हें खुद आजाद नहीं कर देती। बोलो, रहोगे मेरी आवाज के गुलाम? जवाब दो। फूलवती ने करकती से कहा। उसकी बात सुनकर जोसेफ का जिस्म एक बार की बुरी तरह से कांप गया, जैसे उसका दिल और उसका दिमाग एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहा हो। दिल फूलवती की बात मानने के खिलाफ जा रहा था, लेकिन दिमाग की फटती हुई रगें उसे इस बात के लिए मजबूर कर रही थी कि अगर उसने लड़की की बात ना मानी तो अजियतनाक मौत मरने से उसे दुनिया की कोई ताकत न रोक सकेगी। नहीं, हाँ, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, तुम्हारी आवाज का गुलाम। जोसेफ ने उलटते पलटते लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हें जो हुक्म दूंगी तुम्हें हर हाल में मानना होगा। जवाब दो। फूलवती ने उसी लहजे में कहा। मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। जोसेफ ने जैसे खौफनाक अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारी ताकतें, तुम्हारा जहन उसी हालत में मुतहर्रिक रहेगा जिस हाल में तुम रहते आए हो, लेकिन तुम सिवाय मेरे किसी और की बात नहीं मानोगे। फूलवती ने कहा। नहीं मानूंगा, जोसेफ ने नींद के आलम में कहा। फूलवती ने उसके जहन पर शदीद दबाव डालकर मुकम्मल तौर पर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसका जवाब सुनकर उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई थी। ठीक है, अब तुम पूरी तरह जाग जाओ और मेरे अहकामात की तामील करो। फूलवती ने इस बार पहले से ज्यादा करक की और सर्द मोहराना अंदाज में कहा। उसी लम्हे जोसेफ के जहन में जो जुगनूनुमा नुक्ता चमक रहा था वो बतदरीज फैलता चला गया और वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा, जैसे सोच रहा हो ये कौन सी जगह है और वो यहाँ क्या कर रहा है। जोसेफ, फूलवती ने उसकी जानिब तेज नजरों से देखते हुए कहा। यस मादाम। जोसेफ ने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में उसके सामने सर खम करते हुए कहा। कार ट्राई करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। फूलवती ने तहकुमाना लहजे में कहा और जोसेफ मशीनी अंदाज में हरकत में आ गया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया जबकि खुद फूलवती पिछली सीट पर बैठ गई। तब जोसेफ ने कार स्टार्ट की और उसे मोड़कर कच्चे रास्ते पर दौड़ाता हुआ सड़क पर आ गया और फिर उसने फूलवती के कहने पर कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर डाल दी। मुसलसल सफर करते हुए वो दूसरे शहर में आ गए। फूलवती ने एक आला दर्जे के होटल में आकर अपना मेकअप साफ किया और फिर वो अपने चेहरे पर दूसरा मेकअप करने लगी। वो चूंकि एक अरसे से पाकिस्तान में रह रही थी, इसलिए उसने दूसरे शहरों में भी आने जाने और रहने के लिए इंतजाम कर रखे थे। इसके अलावा दारुल हुकूमत की तरह दूसरे शहरों में भी कई काफिरिस्तानी एजेंट काम कर रहे थे, जिनके पते और राब्ते फूलवती के जहन में महफूज थे। मुसलसल और कई घंटे काम करके फूलवती ने अपने और जोसेफ के जजीरा कराट में जाने के तमाम इंतजाम मुकम्मल करा लिए। अपने कागजात उसने फिर एक फॉरेन प्रेस रिपोर्टर के ही बनवाए थे ताकि जजीरा कराट में उसे सिक्योरिटी रोक न सके। इस बार वो समंदरी रास्ते से किसी लॉन्च या मोटर बोट पर जाना चाहती थी।
चुनांचे वो सी पोर्ट पर जोसेफ के हमरा पहुंच गई और फिर कुछ ही देर बाद वो एक बड़ी लॉन्च में बैठे जजीरा कराट की जानिब उड़े जा रहे थे। जजीरा कराट पर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। जजीरे के पास कई मोटर बोट्स और लॉन्चें मौजूद थी जिन पर पाकिस्तान कोस्ट के मखसूस झंडे लहरा रहे थे। वो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और मिलिट्री इंटेलिजेंस की मखसूस लॉन्चें थी। उन पर हुटर और मोटर गन्ने भी लगी हुई थी। फूलवती के कहने पर लॉन्च ड्राइव करने वाले नौजवान ने उन लॉन्चों के करीब ले जाकर लॉन्च रोक दी। कोस्ट गार्ड गन्ने हाथों में लिए अलर्ट खड़े थे। ऐ कौन हो तुम और लॉन्च यहाँ क्यों लाए हो? एक कोस्ट ऑफिसर ने लॉन्च ड्राइव करने वाले से चीख कर कहा। मेरा नाम मार्टिना है, मैं फॉरेन न्यूज रिपोर्टर हूँ, ये मेरे कागजात है। फूलवती ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा और अपने हैंडबैग से कागजात निकालकर उसे थमा दिए। कोस्ट ऑफिसर ने कागजात देखे फिर मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगा। देखिए मिस मार्टिना, आपको हम यहाँ आने से नहीं रोक सकते। प्रेस रिपोर्टिंग करना आपका हक है, लेकिन इस वक्त जजीरे पर जाना आपके लिए किसी भी तरह मुफीद ना होगा। जजीरा इस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस के कंट्रोल में है और यहाँ कुछ ऐसे गैर मामूली वाकयात रोनुमा हुए हैं जिसकी वजह से हम किसी को आगे नहीं जाने दे रहे। आपकी तरह और भी बहुत से फोटोग्राफर और प्रेस रिपोर्टर यहाँ आए हुए हैं। वो सब एक बड़ी लॉन्च में मौजूद हैं। आप भी वहीं चली जाएं। जैसे ही हालात साजगार होंगे हम आपको जजीरे पर उतरने की इजाजत दे देंगे। कोस्ट ऑफिसर ने कहा। ओ, क्या मैं इन गैर मामूली वाकयात के बारे में कुछ जान सकती हूँ? फूलवती ने चौंकते हुए पूछा। अभी नहीं, वक्त आने पर आपको सारी तफसील बता दी जाएगी। आप फिर वक्त आराम करें, कोस्ट ऑफिसर ने कहा और फूलवती कुछ सोचकर पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगी। कोस्ट ऑफिसर ने कोस्ट गार्ड्स को आवाज दी और फिर उसे और जोसेफ को उस लॉन्च में पहुंचा दिया गया जहां दुनिया भर के फोटोग्राफर्स, कैमरामैन और प्रेस रिपोर्टर जमा थे। रात के साए तेजी से फैलते जा रहे थे। कोस्ट गार्ड्स की लॉन्चों और मोटर बोटों पर लगी हुई बड़ी बड़ी सर्च लाइटें जजीरे को मुनव्वर किए हुए थी। जजीरे के किनारे पूरी तरह रोशन दिखाई दे रहे थे। जोसेफ और फूलवती लॉन्च में एक तरफ बिल्कुल खामोश बैठे थे। ऐसे में अचानक फूलवती यकदम उठकर खड़ी हो गई। उसने लॉन्च में मौजूद लोगों को गौर से देखा, जिनमें कुछ लोग सो रहे थे और कुछ खुशगपियों में मसरूफ थे। जोसेफ, फूलवती ने जोसेफ से मुखातिब होकर निहायत आहिस्तगी से कहा। यस मैडम। जोसेफ ने मौदबाना अंदाज में उठकर खड़े होते हुए कहा। मैं जजीरे पर जा रही हूँ। अगर मैं वापस आ गई तो ठीक है, वरना तुम उसी ठिकाने पर चले जाना जहाँ मैं तुम्हें ले गई थी। मैं किसी न किसी तरह वहीं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। फूलवती ने कहा। ठीक है मैडम, जोसेफ ने जवाब दिया और फूलवती के इशारे पर दोबारा बैठ गया। फूलवती इस वक्त जजीरे पर जाकर सिया मूर्ति तलाश करना चाहती थी। उसने एक नजर वहां मौजूद लॉन्चों और लॉन्चों पर टहलते हुए कोस्ट गार्ड्स पर डाली और फिर जजीरे की तरफ देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा टिमटिमाने लगा। उसी लम्हे लॉन्चों में मौजूद कोस्ट गार्ड्स, कोस्ट ऑफिसरों और वहां मौजूद तकरीबन हर शख्स को हल्का हल्का झटका लगा और वो अपनी जगह यूं साकित हो गए जैसे किसी जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाकर उन्हें पत्थरों का बुत बना दिया हो। फूलवती ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में सुर्ख डोरे उभरे हुए थे। अपनी हैरत अंगेज साहिराना सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसने वहां मौजूद तमाम लोगों को साकित और गैर मुतहरिक कर दिया था और वो जो कुछ करती उसे उसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं देख सकता था। जिस लॉन्च में वो मौजूद थी वहां मौजूद अफराद भी साकित और नींद के आलम में दिखाई दे रहे थे। ये देखकर फूलवती के लबों पर एक पुरइसरा और फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। फूलवती की सलाहियतें लामहदूद हैं। फूलवती को अगर महान साशाल इजाजत दे दे तो फूलवती वाकई सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकती है, उसने बड़े फाकराना लहजे में कहा और फिर वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में लॉन्च से उतरकर जजीरे पर आ गई। उसने चट्टानों पर कदम रखा और आगे बढ़ने लगी। उसका रुख उस जानिब था जहाँ काफिरिस्तानी तैयारा गिरा था। काफिरिस्तानी तैयारे के मलबे के पास जाकर वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके सिया मूर्ति को तलाश करना चाहती थी। अभी वो थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसे अपने उकब में सरसराहट की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो तेजी से पलटी और फिर हैरत और खौफ से उसकी आंखें फैलती चली गई। उसके उकब में एक सिया इंसानी साया खड़ा था। वो 100% किसी इंसान का साया था, लेकिन उसके चेहरे पर नाक, मुंह और आंखों का निशान तक न था। इसके बावजूद न जाने उस साये में क्या था कि फूलवती को अपना जिस्म मफलूज होता हुआ महसूस होने लगा था। उसी लम्हे साये ने जैसे उस पर छलांग लगा दी। वो यकदम फूलवती पर आ गिरा था। फूलवती को जबरदस्त झटका लगा और वो एक धमाके से नीचे जा गिरी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उस पर यकलक हजारों मन वजनी चट्टान आ गिरी हो और फिर उसे अपने जिस्म के मसाम खुलते हुए मालूम होने लगे। उसे अपने जिस्म के हर हिस्से में बारीक बारीक सुइयां उतरती महसूस हो रही थी। खौफ और तकलीफ की शिद्दत से उसने हलक पाड़कर चीखना चाहा, लेकिन आवाज जैसे उसके हलक में ही घुटकर रह गई थी। उसके ज़हन में खौफनाक धमाके होने लगे। आंखों के सामने मौजूद रोशनी धुंधलाने लगी और उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसकी रूह को कोई इंतहाई अजियत और खौफनाक अंदाज में निकाल रहा हो। उसका ज़हन तारीकियों में डूब रहा था, लामहदूद और गहरी तारीकियों में। फिर अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा और उसका ज़हन हर ख्याल और हर सोच से आरी होता चला गया। उसके दिल व दिमाग में सिवाय मौत की तारीकियों के कुछ बाकी न रहा था। वो एक चट्टान पर गिरी पड़ी थी।
उसकी आंखें बंद थी और उसके जिस्म में जिंदगी की मामूली सी रमक भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसका सुर्ख सफेद रंग आहिस्ता आहिस्ता सिया पड़ता जा रहा था और फिर उसका रंग शबतार की तरह इंतहाई सिया पड़ गया। फिर उसका खदोखाल बदलने लगा। चंद ही लम्हों में वहां एक अफ्रीकी नस्सात सियाहवाम लड़की पड़ी दिखाई दे रही थी। उसी लम्हे उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें इंतहाई सुर्ख और अंगारों की तरह दहक रही थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और अपने हाथों पैरों को देखने लगी। शंकारा, मैं ताकतों की मालिका शंकारा हूँ। मैंने इंसानी जिस्म हासिल कर लिया है। अब मेरी सोई हुई सारी कुव्वतें बेदार हो जाएंगी। मैं ताकत की बहुत बड़ी देवी बन जाऊंगी। ताकत की देवी शंकारा एक बार फिर जिंदा हो गई है। इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए अब शंकारा को कोई फना नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मिटा सकती। उसके हलक से खौफनाक आवाजें निकलने लगी। यूं लग रहा था जैसे जजीरे पर कोई खौफनाक नागन फनकार रही हो। मैं 2000 साल बाद बेदार हुई हूँ। इस दुनिया में रहने और दुनिया के इंसानों पर हुकूमत करने के लिए मुझे इस लड़की का जहन बेदार करना पड़ेगा ताकि मैं इस दौर के इंसानों को आसानी से अपने काबू कर सकूं। उसने फनकारते हुए कहा और फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में इस बार तारीकी के बजाय जैसे सुर्खी सी भरती जा रही थी। तेज और खून से भरी हुई सुर्खी जिसमें जलते हुए अंगारों की सी चमक थी। ऐसी चमक जो फौलादी चट्टानों को भी जलाकर राख कर देने की हद तक बढ़ती जा रही थी।